इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं देवभूमि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस तरह से देहरादून बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। आज 11 बजे स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। हरीश रावत गांधी मूर्ति के सामने बैठकर सामूहिक उपवास करेंगे। यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। तो हरीश रावत गांधी मूर्ति के सामने बैठकर करेंगे उपवास। इस वक्त की यह बड़ी खबर। यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की। देवभूमि में आपको बता दें, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी रवाना। तो आज 11 बजे स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा है। हरीश रावत गांधी मूर्ति के सामने बैठकर उपवास करेंगे। यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी रवाना। तो आज 11 बजे स्वागत होगा यात्रा का। और देहरादून में आपको बता दें, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं, खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण हुआ है और कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 3 दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में क्या होगा शासन और स्वास्थ्य महकमे का अगला कदम? तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ चुका है। कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और 3 दिनों से कोरोना मामलों में काफी उछाल देखा जा रहा है और इस वजह से स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा देखा जा रहा है। क्या होगा शासन और स्वास्थ्य महकमे का, यह सवाल उठ रहा है। लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ चुका है। कोरोना संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 3 दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल देखा जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को और बढ़ा दिया है इन बढ़ते कोरोना के दायरे ने, और महकमे का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। और आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया है। डंडा ब्लॉक से कर्नल अजय कोठियाल का संबोधन। सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ निकाली ऐतिहासिक पदयात्रा। अजय कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, अजय कोठियाल ने कहा है। 21 साल से जनता को दोनों पार्टियों ने किया है ठगने का काम। 2013 में आया गंगोत्री, यहां की जनता से बहुत प्यार मिला। कई लाख युवाओं को अलग अलग जगह नौकरी देंगे। 11,000 से अधिक उत्तराखंड के युवाओं को ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती करवाया। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है और कर्नल अजय कोठियाल ने सीधे जनसभा को संबोधित किया है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया। सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ निकाली ऐतिहासिक पद यात्रा। प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा और सीधे कहा कि दोनों ही पार्टियां प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। 2013 में आया था गंगोत्री, और यह भी उन्होंने कहा है कि 2013 में गंगोत्री आए थे। सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ निकाली ऐतिहासिक पद यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को भी संबोधित किया और दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, यह भी उन्होंने कहा है। इस बर्बादी की कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए कर्नल अजय कोठियाल। पांच राज्यों के चुनाव पर कोरोना संकट मंडरा रहा है और इस संकट ने जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को फिर से सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर भी सियासी गलियारों में अब तमाम बातें होने लगी हैं। चर्चा चुनाव को
टालने या चुनाव प्रचार को सीमित करने की भी हो रही है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ बड़ी पार्टियों को छोड़ दें तो छोटी पार्टियां वर्चुअल रैली की बात से डरी हुई हैं और याचिका में बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की आयोजित रैलियों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिसमें सामाजिक दूरियों के मानदंडों या कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या चुनाव ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय से पूरा हो पाएगा। अब सबकी नजर है और 3 तारीख पर, क्योंकि इसी दिन हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी और शायद कुछ स्थिति भी स्पष्ट हो पाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में बड़ी अंतर के सामने आए हैं और आपको बता दें, अंतरकले रायपुर विधानसभा से कई कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा काटते हुए नजर आए। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में सियासी उठापटक लगातार जारी है, तो वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों में अंतर करें अभी से देखने की अंतरकले शुरू हो गई है। रायपुर विधानसभा के 2 मंडलों के कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और बीजेपी मुख्यालय पर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि रायपुर विधानसभा के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मंडल के अध्यक्ष सुभाष यादव, तपोवन मंडल के मनीष बिष्ट को अचानक बिना किसी सूचना के बदले जाने के बाद इस मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसके चलते कार्यकर्ताओं का आक्रोश भाजपा कार्यालय पर खूब जमकर फूटा। तो राज्य सरकार के पूर्व मंत्री हरीश रावत ने कहा कि साल 2021 दर्द भरा रहा है, ऐसे में आगामी साल 2022 देश भर के लिए एक अच्छा साल साबित हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। साल 2021 में कोरोना संक्रमण का दूसरी लहर एक कहर बनकर लोगों पर बरपी, जिसकी वजह से राज्य और केंद्र सरकार नहीं, देश भर में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार में सर चढ़कर लगातार बोल रहा है। हरदा ने कहा कि आपको बता दें, खनन के नाम पर भी गाद गदेरों को राज्य सरकार ने गोद ले डाला है। नैनीताल में पूरी दुनिया में अपनी दहशत की धमक रखने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। नैनीताल में अधिकांश पर्यटक दिल्ली से आते हैं और 31 यानी 31 मनाने पहुंचे पर्यटक नैनीताल के अनेकों स्थानों पर बेखौफ चहलकदमी करते हुए देखे जा सकेंगे। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, न पुलिस का भय। ओमिक्रॉन से बेपरवाह जिंदगी के जश्न के चक्कर में खुद को और दूसरों को मुसीबत में डालने से बेखबर हैं लोग। बीच का पीरियड ऐसा था जब जो है कोरोना लगभग 0 के बराबर था, तो इसलिए जो है उसके अनुपालन में स्थिरता दी गई थी, किंतु दोबारा से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। तो हमने समस्त पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि खुद भी पालन करें जो कि कोरोना की गाइडलाइंस है और जनता से भी पालन करवाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में चल रहा है कार्यक्रम में कई बड़े संत मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार और हरिद्वार में कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में कई बड़े संत शामिल हुए हैं। तो ऋषिकुल में यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां वो हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम बड़े संत भी शामिल हुए। तो हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, ऋषिकुल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो संवाद कार्यक्रम यह था और जिस कार्यक्रम में कई बड़े साधु संत भी शामिल हुए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार और हरिद्वार में जो संवाद कार्यक्रम था ऋषिकुल ऑडिटोरियम में, उसमें तमाम
साधु संत भी शामिल हुए। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड शासन में आईएएस अधिकारियों के तबादले। सुरेंद्र नारायण पांडे को प्रभारी सचिव संस्कृत शिक्षा बनाया गया। नूपुर डिप्टी कलेक्टर टिहरी की जिम्मेदारी दी गई। रोहित मीणा को अपर सचिव वित्त एवं नियोजन की जिम्मेदारी दी गई और आर मीनाक्षी सुंदरम से संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी हटाई गई। अंशुल सिंह को नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की का दिया गया चार्ज। शिव कुमार बरनाल को एडीएम प्रशासन देहरादून के साथ अधिशासी निदेशक चीनी मिल डोईवाला की जिम्मेदारी भी दी गई है। जय भारत सिंह को उधम सिंह नगर के एडीएम पद से हटाते हुए उपायुक्त गन्ना काशीपुर की जिम्मेदारी दे दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है और अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित किया गया और वहीं वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया और मसूरी के सेवाए होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गई है। तो साल की आखिरी में यह कैबिनेट बैठक हुई और इसमें तमाम प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 26 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। तो अस्पतालों में बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय मूड में आ गई है और इसी क्रम में आगामी 45 दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार किए जाने को लेकर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। और वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि 3 जनवरी से नव वर्ष में नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान शुरू करने जा रही है। आखिर क्या कुछ कहा है दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने, देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय। इनसे बात करेंगे। सर, आप उत्तराखंड आए हैं, किस तरह आपने तमाम बैठकें भी ली हैं, क्या कुछ बैठकों में निर्देश दिए गए और आगामी जो 45 दिन कार्यक्रम है क्या कुछ का रूपरेखा तैयार किया गया? देखिए, पिछले 1 साल से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह से जनता के बीच में कैंपेन कर रही है, लेकिन अब नए साल में चुनाव घोषित होने के बाद आखिरी 45 दिनों की रणनीति बनाने के लिए कल से लगातार यहाँ के नेताओं के साथ बैठक हमने की है और जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि अब तक सत्ता के परिवर्तन होते रहे। कांग्रेस आई, उसको बदल के भाजपा को लाया, भाजपा आई, भाजपा को बदला कांग्रेस आई, मुख्यमंत्री बदलते रहे, पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन उत्तराखंड की तस्वीर नहीं बदली। इसलिए नए परिवर्तन की जरूरत है और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए नव परिवर्तन के लिए कमर कसी है। 3 तारीख से इसका शंखनाद जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी देहरादून में जो है रैली के माध्यम से करेंगे और 9 तारीख से उत्तराखंड के 9 जगहों से अलग अलग जगहों से नव परिवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक, पदयात्रा, रोड शो के माध्यम से जनता को जगाने का काम होगा। अभी जो इस पूरे नव परिवर्तन यात्रा में जब हमारे लोग जाएंगे और जो लोग डिमांड करेंगे उनको हम मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और जो पूरे प्रदेश स्तर का मैनिफेस्टो होगा उसमें पूरे उत्तराखंड का विजन होगा। प्रदेश स्तर का मैनिफेस्टो, उसमें क्या मुख्य बिंदु रहेंगे, किन समस्याओं को उठाया जाएगा, फिर क्या कुछ आप खास देने जा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? उसमें जो हमारी गारंटी है उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर कर्मचारियों के लगातार आंदोलन चल रहे हैं, बेरोजगारी का समस्या है, भू कानून का मुद्दा चल रहा है, देवस्थानम बोर्ड का चल रहा है, तो जो तमाम समस्याएं उसका समाधान हम उसके माध्यम से प्रस्तुत।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज साल का अंतिम दिन है, यानी कल उन्होंने ये बात कही है। आने वाले नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। सीएम धामी के टारगेट को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुराने टारगेट को भी पूरा कर रहे हैं और आने वाले नववर्ष के टारगेट को भी पूरा करेंगे। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम धामी ने विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम शॉर्ट टर्म नहीं हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए हम विभागों से अगले 10 साल प्लान बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो 2031 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।